मार्च 2026 एक ऐसी सुबह जब दुनिया ने सांस रोक ली थी। अमेरिका और ईरान के बीच सालों से सुलग रही आग अचानक एक भयानक युद्ध में बदल चुकी थी। आसमान में फाइटर जेट्स की गरज और समंदर में दागी जा रही मिसाइल्स ने एक नए विश्व युद्ध का खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन इस आग की लपटें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं थीं। इन लपटों ने सीधा रुख किया था उस एक नैरो समुद्री रास्ते की तरफ जिस पर पूरी दुनिया जिंदा है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चोक पॉइंट, और यहीं से शुरू होती है भारत के इतिहास की सबसे खुफिया, सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी मैरीटाइम मिशन की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे आज तक दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया। भारत के लिए यह सिर्फ एक दूर हो रहा युद्ध नहीं था, ये एक मौत की घंटी थी। भारत का 60% से ज्यादा कच्चा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता एक हफ्ते के लिए भी ब्लॉक हो जाता तो भारत की पूरी इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट और पावर ग्रिड तबाह हो जाती। देश के पेट्रोल पंपों पर आग लग जाती, सप्लाई चेन्स रुक जाती और स्टॉक मार्केट जमीन पर आ गिरता। पर बात सिर्फ तेल की नहीं थी। खाड़ी देशों में युद्ध के ठीक बीचों बीच 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए थे। एक तरफ तेल की सप्लाई कट होने का डर और दूसरी तरफ 1 करोड़ भारतीयों की जान पर मंडराता खतरा। समय तेजी से निकल रहा था और एक छोटी सी गलती की कीमत देश को अपनी तबाही से चुकानी पड़ती। नई दिल्ली, रात के बज रहे थे 2। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ में एक इमरजेंसी और हाईली क्लासिफाइड मीटिंग चल रही थी। कमरे में देश के प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, रॉ चीफ और इंडियन नेवी के टॉप एडमिरल्स मौजूद थे। बाहर की दुनिया के लिए सब शांत था, लेकिन उस कमरे में देश के भविष्य का फैसला लिया जा रहा था। यूएस और ईरान दोनों ही पावरफुल देशों ने क्लियर कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाले किसी भी जहाज को दुश्मन माना जाएगा। ऐसे माहौल में जहां अलाइड फोर्सेस और ईरानियन गार्ड्स एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वहां अपने तेल के जहाजों और नागरिकों को बाहर निकालना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। उसी रात उस बंद कमरे में जन्म हुआ ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कोई आम रेस्क्यू मिशन नहीं था। ये एक अनडिक्लेयर्ड, हाईली कोवर्ट नेवल ऑपरेशन था। प्लान ये था कि इंडियन नेवी अपने सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और कलवरी क्लास सबमरीन्स को चुपचाप अरेबियन सी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर भेजेगी। उनका काम था भारतीय ऑयल टैंकर्स और पैसेंजर एक्सट्रैक्शन शिप्स के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार यानी अनब्रेकेबल शील्ड बनाना। रॉ की जिम्मेदारी थी रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर करना, ताकि हमारे काफिले को वॉर जोन के सबसे सेफ रूट से निकाला जा सके। पर सबसे बड़ा रूल एक ही था, किसी भी हाल में पहली गोली नहीं चलानी है, क्योंकि अगर इंडियन नेवी की तरफ से एक भी गोली चलती तो भारत सीधा इस विश्व युद्ध का हिस्सा बन जाता। अगली रात इंडियन नेवी का आर्माडा आगे बढ़ा। सभी शिप्स पर स्ट्रिक्ट रेडियो साइलेंस मेंटेन किया गया था। राडार्स को पैसिव मोड पर रखा गया ताकि दुश्मन की नजरों में ना आए। जैसे ही काफिला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सकरे पानी में एंटर हुआ, माहौल हद से ज्यादा टेंस हो गया। आसमान में लगातार ड्रोन्स और फाइटर जेट्स मंडरा रहे थे। समंदर की सतह के नीचे अंडर वाटर माइंस का खतरा छिपा था। हर एक सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। शिप्स के कमांड सेंटर में बैठे ऑफिसर्स की आंखें राडार स्क्रीन्स पर टिकी थीं, जहां हर एक ब्लिप एक आने वाली मौत का इशारा हो सकती थी। वहां ग्राउंड पर हालात और भी संगीन थे। रॉ के अंडरकवर एजेंट्स गल्फ के पोर्ट्स पर बिना सोए लगातार काम कर रहे थे। उनका मिशन था भारतीयों को सेफली शिप्स पर बोर्ड करवाना, और वो भी बिना लोकल अथॉरिटीज और वॉरिंग फैक्शंस की नजरों में आए। कम्युनिकेशंस जैम थे
और हर गली में डर का माहौल था। उन एजेंट्स ने अपनी जान पर खेलकर हजारों लोगों को कोर्ट तक पहुंचाया। समंदर में इंडियन नेवी और जमीन पर रॉ दोनों एक ऐसी इनविजिबल फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे जहां एक छोटी सी भी चूक का नतीजा सैकड़ों लाशों में गिना जाता। अचानक राडार पर मल्टीपल फास्ट मूविंग टारगेट्स डिटेक्ट हुए। ईरानियन कोस्ट से कुछ छोटी पर बेहद घातक अटैक बोट्स तेजी से भारतीय काफिले की तरफ बढ़ रही थी। साथ ही आसमान में दो अनआइडेंटिफाइड सुसाइड ड्रोन्स काफिले के ठीक ऊपर डाइव करने की पोजीशन ले चुके थे। टेंशन अपने चरम पर थी। वेपन सिस्टम्स लॉक हो चुके थे। नेवी कमांडोज यानी मार्कोस अपने हथियारों के साथ डेक पर मुस्तैद थे। कमांडर के पास ऑर्डर देने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स थे। अगर वो फायर करते तो काफिला बच जाता, पर इंडिया वॉर में खींच लिया जाता। अगर वो वेट करते तो शायद उस जहाज पर बैठे हजारों लोग मारे जाते। उसी वक्त इंटेलिजेंस और टेक्निकल डोमिनेंस का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। गोली चलाने के बजाय इंडियन डिस्ट्रॉयर्स ने मैसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए। एक भयानक इनविजिबल फ्रीक्वेंसी जैमर ने उन ड्रोन्स के जीपीएस और कम्युनिकेशन लिंक्स को पूरी तरह तोड़ दिया। ड्रोन्स हवा में ही ब्लाइंड हो गए और समंदर में गिरकर डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरी तरफ अटैक बोट्स को एक एन्क्रिप्टेड और ओपन रेडियो चैनल पर एक कड़ी वार्निंग दी गई कि ये इंडियन स्टेट की सॉवरन टेरिटरी है और कोई भी हॉस्टाइल एक्शन उन्हें मिटा देगा। भारत की इस शांत पर खतरनाक ताकत और इलेक्ट्रॉनिक सुपीरियॉरिटी को देखकर अटैक बोट्स आखिरी वक्त पर वापस मुड़ गए। बिना एक भी गोली चलाए इंडियन नेवी ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगले 8 घंटे तक ये कैट एंड माउस गेम लगातार चलता रहा। हर पल राडार पर नए थ्रेट्स आते और हर पल इंडियन नेवी अपने शानदार मैनूवरिंग से डॉज करती। पर आखिरकार रॉ की प्रिसाइज इंटेलिजेंस और इंडियन नेवी की हिम्मत के दम पर भारतीय काफिला उस मौत के कुएं से बाहर निकल आया। 1 करोड़ भारतीयों की जान और देश की एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को बचा लिया गया था। जब दुनिया सुबह उठी और न्यूज चैनल्स पर वॉर की तबाही देख रही थी, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पिछली रात समंदर के उस अंधेरे में भारत ने कितनी बड़ी जंग बिना लड़े ही जीत ली थी। दुनिया के नक्शे पर ताकत का दिखावा सब करते हैं। हर दिन नई मिसाइलों और नए हथियारों का शोर मचाया जाता है, पर असली ताकत वो होती है जो बिना शोर मचाए, बिना अपनी पहचान बताए सबसे बड़े तूफान के बीचों बीच जाए और अपने लोगों को सुरक्षित मिटाए। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसी अखबार की फ्रंट पेज हेडलाइन नहीं बनती। उस रात उन लहरों के बीच ड्यूटी पर तैनात उन ऑफिसर्स और ग्राउंड पर लड़ रहे उन अंडरकवर एजेंट्स का नाम कभी किसी मेडल सेरेमनी में नहीं पुकारा जाएगा। पर जब तक ऐसे खामोश निगहबान इस देश की सरहदों और समंदरों की हिफाजत कर रहे हैं, इस देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।